हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। 15 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में भारत के किस राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। अच्छा, इससे पहले ये आपको बताता हूं कि आर्टिकल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए 365 में क्या है। 365 में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना, अगर ये काम ठीक से ना करे तब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मणिपुर, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी नागालैंड या डी लद्दाख। तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर से अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन 6 साल बाद हटा है, 6 ईयर, ठीक है। आपको पता है ना कि 2019 में वहां पे क्या हुआ था। 2019 में आपको बताया कि ना 370 जो स्पेशल प्रोविजन था किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटाया गया था, याद है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो हटाया गया था। तो आइए इसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 साल बाद हटा दिया है। इससे नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब देखते हैं कि देखिए जो यहाँ की कॉन्फ्रेंस है ना, कि इंडियन कॉन्फ्रेंस, यहाँ की जो पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की पार्टी है, इसको पूर्ण बहुमत मिला है। इन्होंने अभी दावा पेश किया है यहाँ सरकार बनाने का। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इनके द्वारा जारी एक अधिनियम सूची में निरसन को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा दी गई शक्तियों के तहत अधिनियमता को खत्म किया गया था। यह ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए किसके तहत किया गया था, तो पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है। अनुच्छेद 370 का निरसन 2019 में, जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 में अनुच्छेद 370 क्या था आपको पता है। 370 वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है ना, आपको पता है, स्पेशल स्टेट, ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत का कोई भी व्यक्ति 370 के तहत जम्मू कश्मीर में न तो लैंड खरीद सकता था ना यहां रह सकता था, है ना। इसी के साथ 370 के साथ ना आर्टिकल 35A आपको पता होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके तहत सिटीजनशिप भी वहां नहीं मिल सकती थी। वही अनुच्छेद अगर पूछा जाता है 370 किसने बनाया था, तो आपके लिए बता दो शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन है आपको पता है, यहाँ के पूर्व ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। इनके बेटे का ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है ना अभी, वो जीती है। अब देखते हैं कि नए मुख्यमंत्री कौन होते हैं, क्योंकि 6 साल बाद भाई प्रेसिडेंट रूल हट गया है ना। तो प्रेसिडेंट रूल ना बोल के उसे आप आर्टिकल 356 बोलिएगा, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, राजधानी कौन सी है, श्रीनगर है यहाँ की। उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। जो ब्रेस्ट कैंसर आपने देखा कि औरतों के अंदर, फीमेल्स के अंदर कितनी ज्यादा जल्दी ये विकसित हो रहा है, कितना बुरी तरह ये फैल रहा है ना, फीमेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, मेल के अंदर क्यों नहीं होता, कि मेल के अंदर आप देखो जो चेस्ट पार्ट पे उस पर इतना ज्यादा मास नहीं होता है ना, तो इसीलिए कि फीमेल पार्ट में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो ए 13 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर या डी 10 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, ए 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि ताकि क्या है कि लोगों को जागरूक फैलाया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर होता किस वजह से है, क्या कारण है, ठीक है। देखिए इसके कारण से लेके थीम से लेके हर चीज को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया। जैसे इस साल की थीम क्या है, 2024 की थीम है, किसी को अकेले स्तन कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए, पूरे परिवार को साथ रह के खड़ा होना चाहिए। इसी के साथ आइए जितने भी अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, साथ में इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेलिब्रल प्लासी डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटाट डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। अच्छा, हंगर का मतलब क्या होता है, हंगर का मतलब देखिए होता है भूख, ठीक है। भूख, भूख देखिए जो हम लोग क्या होता है कि हर डेली कंप्लेन करते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, या जिनको भगवान कहते हैं ना पूरी तरह स्वस्थ बना रखा है, कि हाँ हर चीज से परिपक्व बना रखा है, कि आपको हर चीज मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन तकरीबन 250 मिलियन लोग, ठीक है, 250 मिलियन लोगों को खाना नहीं मिलता 2 टाइम का इंडिया में, ठीक है, खाना नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिए आपको। वहीं साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि इस साल की जो इंडिया की रैंकिंग है, ए 109, बी 111,
सी 105 या डी 102? इस साल की इंडिया की जो रैंक हासिल हुई 105 हुई है। 2023 में कितनी थी? 2023 में 111 थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हंगर इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न ये है, आप यह बताइए इसको जारी कौन करता है? ठीक है, खैर चलिए आपको यही पता चल जाएगा। तो भारत की टोटल इसमें क्या आई है रैंक, इसमें पॉइंट में आया है तो 27.3 है जीएचआई स्कोर। ठीक है, ग्लोबल हंगर स्कोर अगर पूछा जाएगा देंगे 27.3। 127 देश की सूची होती है, इसमें भारत 105वें स्थान पर है। कौन इस प्रकाशित करता है? मैंने होमवर्क प्रश्न दिया था, तो ये ध्यान रखिए। यह आयरिश मानवीय संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्थुर्गन हिल्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हाल ही में आपको, जैसे कि मैं हर बार रिवाइज कराता हूं, कराता रहूंगा जब तक आपको पूरी तरह ये लर्न नहीं हो जाता। सारे इंडेक्स की और उनकी रैंकिंग यहां देख लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र सूचांक में इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट प्रकाशित करता है, इसको पब्लिश करता है। और 2023-24 में इंडिया की रैंक है 104, नॉर्वे की रैंक 1 है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक में यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स इसको पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 42, यूएसए की रैंक 1 है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न कई बार आता है कि पब्लिशर कौन है। ठीक है, पब्लिशर समटाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इंडिया की रैंक है 108, डेनमार्क की रैंक 1 है। मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको प्रकाशित करता है। इंडिया की रैंक है 134, स्विट्जरलैंड की रैंक 1 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इसके पब्लिशर हैं भैया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और इंडिया की रैंक है 159, नॉर्वे की रैंक 1 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंक है 39, यूएसए की रैंक 1 है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क की रैंक 1 है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली को इसमें मिला है 350 पोजीशन। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंक है 176, एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री ये ना आर्म्स की रिपोर्ट पब्लिश करता है कि इसमें टॉप इंपोर्टर इंडिया है और टॉप एक्सपोर्टर यूएसए है। वहीं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 3 है, यूएसए की 1 है, चाइना की 2 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, ये पब्लिश करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इंटरनेशनल। इसमें इंडिया की रैंक इस साल आई है 93 और डेनमार्क नंबर 1 पे है। मतलब इंडिया ना 93 नंबर पे है करप्शन में। अच्छा, नंबर 1 पे कौन है फिर? नंबर 1 पे रैंक 1 डेनमार्क की, मतलब डेनमार्क में ना सबसे कम करप्शन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे कम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे कम। सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सोमालिया। अगला है साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 10वीं, टॉप इसमें यूएसए है, रैंक 1 में। तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कैसे होते हैं? विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है, इसका पब्लिशर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया की रैंक है 126, खुशहाल इंडिया 126 है, ध्यान रखिए 26वें नंबर पे। सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड, सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा खुशी है। दूसरे की खुशी से जलिए मत, ठीक है, आप भी खुशी हो जाएंगे, खुशी से मिलिए एक दूसरे से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक है 4th, टॉप पे है यूएसए, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 51 और सिंगापुर की फर्स्ट है। ठीक है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स पब्लिश किया था कि कहां किस देश का ट्रैफिक कितना बहुत बुरी तरह गहन से चलता है, मतलब। ठीक है, तो लंदन का ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम रहता है, बेंगलुरु का ट्रैफिक उसके बाद 6ठे नंबर पे आया, बहुत जाम होता है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हिम तेंदुआ रिपोर्ट, हिम तेंदुआ रिपोर्ट का अर्थात ये है 2023 का है कि सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहां पाए जाते हैं? भाई भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, लद्दाख में 477 हैं, और सबसे मिनिमम जम्मू एंड कश्मीर में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-2024 अभी आया नहीं है, ध्यान रखिएगा। रैंक 1 किसकी है? इंदौर और सूरत, 2 शहर इसमें मिले हैं। ठीक है, रैंक 1 इन दोनों को मिला है। 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत शहर महाराष्ट्र का है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड, महू कहां पर है? मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज, दोनों कहां पर है भैया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उल्टा प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश। सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, एचपी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट शिशपंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अच्छा, ये बताइए माउंट शिशपंगमा कहां पर है? तो ध्यान रखिए ये चाइना पर है। क्या है? चाइना में है। ठीक है, चाइना की बहुत ऊंची चोटी है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अवतार सिंह चीमा, बी बचेंद्री पाल, सी अर्जुन वाजपेयी, या डी कामीरीता। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं पहले भारतीय जिन्होंने इस फतेह को हासिल किया। वहीं अवतार सिंह पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट
फतेह की थी, ठीक है, फर्स्ट मैन थे ये। वहीं आपकी फर्स्ट वुमेन आपकी बचेंद्री पाल थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, ठीक है। और कामी रीता कौन थी? कामी रीता आपको पता होगा सबसे ज्यादा बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज्यादा बार, ठीक है, मोस्ट टाइम इन्होंने क्या किया है, जो आपका माउंट एवरेस्ट है ना, इसको फतेह किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, इसकी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पॉइंट ये हैं कि अर्जुन वाजपेयी ने भारत का गौरवान्वित किया है कैसे? चीन में माउंट शिशपांग पे फतह करने वाले पहले भारतीय बने। प्रश्न ये भी आ सकता है कि शिशपंगमा किस देश में है ये चोटी? तो चाइना में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए एक बारी नेपाल का मैप ये है, ये आपका तिब्बत। तिब्बत अब हमारा पार्ट नहीं रह गया, चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये आपका काठमांडू, काठमांडू कहाँ है? नेपाल की कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा, जब यहां से निकलेंगे ना ये करके, ये देखिए शिशपंगमा 8013 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको पता होगा ना, 8848 मीटर। कौन सा है? 8848 मीटर का कौन सा पर्वत है सबसे ऊंचा? एवरेस्ट, ठीक है। कमेंट करिएगा, कमेंट करने से आपको ही फायदा होगा, मेरा नहीं। वहीं बस सब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी समिट्स हुए ना, उनको देख लेते हैं। समिट बोलने मैंने ध्यान रखिएगा, सब मतलब ऊंची चोटी पे चढ़े। सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ा है? कामिरीता शेरपा 30 बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे, ये आपको पता होना चाहिए। पहले पर्वतरोही के शिखर पर पहुंचने की पुष्टि हुई थी कौन है? एडमंड हिलरी। अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था पूरे विश्व में, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था मेरे भाइयों? एडमंड हिलरी। कहां के? न्यूजीलैंड के हैं। अच्छा, इनके साथ ना तेंजिंग नॉर्वे भी थे, नेपाल के, ये भी चढ़े थे। एक बार शिखर सम्मेलन करने वाली पहली महिला, पहली एक ही बार में, पता, जुनको तोई जापान की थी। एवरेस्ट साउथ बेस के कैंप से सबसे तेज चढ़ने वाला हालपा गेलू शेरपा। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। चीन में पवित्र मां स्काई हेड नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थित कहां पर है? चीन नेपाल बॉर्डर पे, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल? इसका सही उत्तर है ए। तेलंगाना राज्य बन गया, इससे पहले कौन से थे? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका बना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? बिहार। अब तीसरे पे बन गया है, ध्यान रखिए, तेलंगाना, ठीक है। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो तेलंगाना ने एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, जो आंध्र प्रदेश और बिहार में इस तरह का सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश समीम अख्तर की अगुवाई में इसकी जो कहते हैं ना आयोग की उपवर्गीकरण का अध्ययन करा जाएगा। उपवर्गीकरण क्या होता है? जैसे शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, ठीक है, इसके अंदर भी स्टडी होगी, ठीक है, कैटेगरी होगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अनुमुलल रेवंत रेड्डी और गवर्नर है यहाँ के जिष्णुदेव वर्मा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का नंबर 2 आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भैया सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लायर कौन बन गया, ये पूछा गया। ए सिंगापुर, बी इंडिया, सी चाइना या डी नॉर्थ कोरिया? देखिए इसका आंसर खास कर लोगे तो चाइना लगाते या तो उत्तर कोरिया लगाते, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन इसका सही उत्तर है बी। भारत रूस का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी के ना प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी को आपूर्तिकर्ता बन गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो अपने युद्ध प्रयासों के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था और सेना के लिए आश्वस्त माइक्रोचिप्स की। अच्छा, यह पता होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी कौन कौन सी है प्रतिबंधित, तो ध्यान रखिए माइक्रोचिप्स हैं, सर्किट है और मशीन टूल्स हैं। इनके बगैर ना कोई युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता आज के टाइम, माइक्रोचिप्स, ठीक है। केवल चीन इन निर्यातों में भारत से आगे है, और अब कौन सा आ गया है? भारत दूसरे नंबर पे, ध्यान रखिएगा। प्रतिबंधित वस्तुओं का भारतीय निर्यात जुलाई 2024 में कितना था? $95 मिलियन, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत ने बायोपॉलिमर के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी पुणे? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी। पुणे में भी हाल ही में इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा पॉलीमर एसिड, पीएल और बायोप्लास्टिक के उद्घाटन पर केंद्रित है।
भारत की जैव अर्थव्यवस्था जिसका मूल्य वर्ष 2023 में 150 बिलियन डॉलर के अधिक था, 2030 तक ऐसा अनुमान माना जा रहा है कि 300 बिलियन डॉलर होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया कितना होगा बायो। अच्छा, बायोफ्यूल्स क्या होता है? बायोफ्यूल्स होता है जो भी लोग जिंदा है ना, जो भी लोग, इंसान को छोड़ के, पेड़ पौधे जानवर, उन सबको जब मर जाते हैं उनके अवशेष से जो फ्यूल तैयार होता है ना, उसे बायोफ्यूल कहते हैं। ध्यान रखिए, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। इससे जो भी अवशेष इसमें बदल जाता है ना फ्यूल में, उसे कहते हैं बायोफ्यूल, ठीक है। ध्यान रखिए 2030 का कितना टारगेट है? 300 बिलियन डॉलर का, ठीक है। इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में पहली चीजें हुई उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बीपीसीएल ने ना भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFSD बंकर लॉन्च किया। कहां पे? मुंबई। मुंबई कहां पर है आप बताएंगे? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा? कोची। कोची है केरल, ठीक है। केरल की राजधानी नहीं है, ध्यान रखें, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। देश का पहला AI सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला 24x7 मतलब 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? गुजरात का है मोढेरा गांव, ठीक है। भारत की पहली सोलर सिटी है सांची। सांची कहां है? मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा, बुद्ध के रिलिक्स रखे गए थे यहाँ। भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा? कोझिकोड। कोझिकोड केरला में, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड शहर। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होते हैं वो भूमि जो हमेशा खासकर पानी में, दलदल में या ऐसे रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके भैया कुआं होता है ना, कुआं भी वेटलैंड है आपका, लेक्स आपके वेटलैंड है, ठीक है। उदयपुर राजस्थान किसने डिक्लेयर किया है? यूनेस्को। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। पहला CO2 मिथेनॉल संयंत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश। CO2 मिथेनॉल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा मिथेनॉल में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PCES के रूप में नामित किया गया? मतलब भैया सिंपली पूछे जाए तो 14वां महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इससे पहले 13 थी कौन सी? सेल, HP, इंडियन ऑयल, ONGC, PSU, NTPC, REC, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या NTPC, गेल इंडिया लिमिटेड या डी कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए अगर आपको ये पता होता ना कि 13 कौन सी है तो इसका आंसर लगा लेते। खैर इसका आंसर है ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करता है? एरोनॉटिक्स मतलब आ गया ना, तो मतलब हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर ये सब बनाता है भाई, ठीक है ना। वैसे इंडिया के लिए हथियार भी बनाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों CPL के 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। मतलब कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अच्छा, महारत्न क्या होती है? महारत्न होती है 2250 करोड़, ठीक है। इतने इससे ऊपर की जिनकी होती है ना, प्रॉफिट ये सब करती हैं, उनको महारत्न क्या है। और नवरत्न क्या होती है? भैया जो महारत्न से नीचे होती है ना, जिनसे इसका कम होता है 25,000 करोड़ से, उसको नवरत्न कहते हैं। महारत्न कैसे बनते हैं? जब आप नवरत्न बनोगे तभी महारत्न बनेंगे, है ना। पहले मतलब महारत्न आपको बनना है तो सबसे पहले मिनी रत्न बनना पड़ेगा, फिर नवरत्न, फिर महारत्न। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? एक्चुअली क्या है ना, ये न्यूज में था इसलिए मैंने इसको यहाँ क्वेश्चन डाला है, क्योंकि क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो खासकर न्यूज में होते हैं, ठीक है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र राज्य में। सोचो, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, लेकिन हाँ ये यहीं पर है। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व पहली बार रोपवे सफारी शुरू कर रहा है। तो मतलब भारत में वैसे रोपवे सफारी तो देखिए कई जगह है, नाइट सफारी भी हो गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में है ना, है ना। तो ऊपर तो आपने देखा ग्लास सीलिंग वाला भी एक ना झूला बना है। कहाँ पे? आपने अगर कोई गया होगा ना, इलाहाबाद से थोड़ी दूर पे पड़ता है, चित्रकूट, चित्रकूट में है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिए यह चंद्रपुर जिले के स्थित राज्य में सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना। तडोबा नाम वन जनजातियों द्वारा पूजे जाने वाले एक स्थानीय देवता से आया है और जबंकी अंधेरी, अंधेरी नदी से। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया था? ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली में इसका किया गया था भैया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ICFA और IIT रोपड़, ठीक है, द्वारा सह आयोजित भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न आ सकता है। तो बेहतर निर्णय लेने के, ग्रामीण और जीविकों को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक समय और जानकारी के साथ किसानों को सशक्त बनाना। देखिए जितनी ही डिटेल हम एग्रीकल्चर के बारे में किसानों से शेयर करेंगे ना कहीं उनको सशक्त हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज अ की टू सक्सेस, एक कहा गया ना। तो भाई किसी को सक्सेस या सशक्त बनाना है, उसको आप ज्ञान दीजिए। मतलब एक बात बताता हूं
कि आप किसी को ना मछली मार के डेली खिलाओ, वो मैं सच कह रहा हूं, एक दिन क्या होगा कि वो आप भी उब जाओगे, वो भी उब जाएगा, कहेगा क्या डेली डेली रहता है, और आपने उसको कहने अपंग बना रहे हो। लेकिन आप जिसने द वेरी डे यू जस्ट टीच हिम दैट हाउ टू कैच द फिश, मतलब भाई मछली को कैसे पकड़ते हैं, उस दिन वो सब कुछ सीख जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस आयोजन ने पारंपरिक खेती को नया करने और स्थिरता को बढ़ावा देने और जलवायु लचीला प्रणालियों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और सहयोग का उपयोग करने पर जोर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए संस्करण के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।